हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में शिकायत रहती है कि सर हम पिछले 5 साल से 10 सालों से हमने खूब सारी दवा यूज कर ली, बट फिर भी हमारा जो एंजाइटी है वो हमारा नॉर्मल नहीं हो रहा। हम अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे, हम बढ़िया महसूस नहीं कर पा रहे। तो हम कैसे अपनी एंजाइटी को ठीक करें, कैसे हम अपनी मेडिसिन को रिड्यूस करें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा सीबीटी का साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। उसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, अगर हम अपनी एंजाइटी को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं और अगर हम अपनी मेडिसिन को स्टॉप करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो हमें हमारी जो प्रॉब्लम है उसके एक बेसिक मैकेनिज्म को समझने की जरूरत है। दोस्तों, एंजाइटी हमें क्यों होती है इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। हमारे दिमाग में जब ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आती है, ये जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आती हैं, इन नेगेटिव थॉट्स के कारण हमारे दिमाग में केमिकल इम्बैलेंसिंग होती है। हमारे दिमाग के अंदर रसायन के अंदर बदलाव आता है। बेसिकली 2 तरह के रसायन होते हैं, एक तो जो डोपामीन और एक हमारा सेरोटोनिन। जब इनका लेवल गड़बड़ हो जाता है, ये दोनों ही हमारे अंदर हैप्पीनेस के न्यूरोकेमिकल्स है, खुशी के रसायन है। अगर इनका लेवल गड़बड़ हो जाता है तो फिर हमें हैप्पीनेस महसूस नहीं हो पाती, हमें आनंद महसूस नहीं हो पाता, हमें मस्ती महसूस नहीं हो पाती, मतलब मन थोड़ा खराब सा हो जाता है। तो जब हमारे दिमाग के अंदर केमिकल इम्बैलेंसिंग होती है तो उस इम्बैलेंसिंग की वजह से हमारे अंदर क्या पैदा होती है? एंजाइटी पैदा होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा होती है। अब मान लीजिए कि मैं अपनी जो एंजाइटी है, अब एंजाइटी के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। मन अजीब सा फील हो रहा होता है, दिमाग जो है किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं हो पा रहा होता, कभी घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी सी होने लग जाती है, सांस के अंदर सांस ऐसे खींच खींच के लेना पड़ जाता है, या फिर छाती के अंदर दर्द होने लग जाता है, चेस्ट में पेन होने लग जाता है, पाल्पिटेशंस होने लग जाती है, धड़कन बढ़ जाती है, पूरे दिन एक अजीब सा चक्कर जैसा महसूस होता रहता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर के अंदर जान है ही नहीं, कंट्रोल है ही नहीं, अभी मेरा शरीर जो है वो कंट्रोल छोड़ेगा और मैं नीचे गिर जाऊंगा। इस तरह की फीलिंग क्रिएट होती है। सारे के सारे क्या है? एंजाइटी के सिम्टम्स है। तो अब मैं अगर इस एंजाइटी से बाहर निकलना चाहता हूं तो बाहर निकलने के लिए मैं क्या करता हूं? ट्रीटमेंट यूज करता हूं। तो मैं यहां पर जो यूज करता हूं वो क्या यूज करता हूं? ट्रीटमेंट, मतलब कुछ मेडिसिन यूज करता हूं। अब ये जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन जो होती है इटसेल्फ क्या होती है? केमिकल होती है, रसायन होती है। ये क्या करती है? इस केमिकल इम्बैलेंसिंग को तो क्या करती है? सही कर देती है, मतलब इसको सही करने की दिशा में वर्क करती है। अब मेडिसिन सही किस तरह से करती है इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। मेडिसिन जो होती है ये क्या होती है? जनरली जो SSRI होती है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होती है, जिसके अंदर आपका जो सट्रालिन यूज होता है, या फिर जिसके अंदर पैरोक्सेटिन यूज होता है, फ्लोक्सेटिन यूज होता है, फ्लोक्सामाइन यूज होता है। ये जितनी भी मेडिसिन के नाम बता रहा हूं ये क्या है? SSRI मेडिसिन है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है। ये मेडिसिन क्या करती है कि ये जो केमिकल है, जो सेरोटोनिन है, इस केमिकल का एक पूल बना होता है, एक स्विमिंग पूल बना होता है। इस स्विमिंग पूल के अंदर एक साइड से तो क्या होता है? केमिकल आ रहा होता है, और एक साइड से केमिकल बाहर निकल रहा होता है। तो जब आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में जाते हो उस दरमियान क्या होता है कि जो स्विमिंग पूल के अंदर जो केमिकल आना है वो तो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब जैसे ये बंद होता है तो इस स्विमिंग पूल के अंदर जो केमिकल का जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि इसकी बाहर क्या हो रही है? निकासी हो रही है। तो ये मेडिसिन बेसिकली क्या करती है कि ये जो बाहर जो इसकी निकासी हो रही है, जो इसका रीअपटेक हो रहा है केमिकल का, सेरोटोनिन का जो रीअपटेक हो रहा है, इस रीअपटेक को क्या कर देती है? बंद कर देती है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इनहिबिट करना मतलब बंद कर देना। तो ये क्या करती है कि ये जो निकासी है, इस निकासी को बंद कर देती है। अब निकासी बंद हो गई तो इस पात्र के अंदर जितना केमिकल पड़ा है वो उतना पड़ा रहेगा। अब जितना पड़ा है उतना पड़ा रहेगा, तो उससे जितना हमें रिलीफ मिलना चाहिए उतना हमें रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन पूरी तरह से अगर हमें रिलीफ चाहिए, अगर हमें इससे परमानेंटली बाहर निकलना है, और मैं यूं चाहता हूं कि सर मुझे मेडिसिन भी ना खानी पड़े, मुझे मेडिसिन भी धीरे धीरे क्या करनी है? कम करनी है, बंद करनी है। अगर मुझे इन सब चीजों के ऊपर जाना है तो मुझे मेरे दिमाग के अंदर जो सेरोटोनिन रिलीज होने की जो नेचुरल मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को मुझे क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैं यहां पर इस मेडिसिन को बंद कर देता हूं। अब बंद कर देता हूं मतलब मेडिसिन को बंद किया तो इसने ये पार्ट हटा दिया। अब ये हटा दिया तो सेरोटोनिन धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा? और कम होने लग जाएगा। क्यों कम होने लग जाएगा? क्यों? क्योंकि मैंने सीधा मेडिसिन हटाया, लेकिन जो इस केमिकल इम्बैलेंसिंग जिस वजह से हो रही है
मैंने उस वजह को सही नहीं किया। वजह क्या है कि भाई जो सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स है, जो दिमाग के अंदर हैप्पीनेस प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स है, जो सीरोटोनिन की फैक्ट्री है, उसको तो मैं बोलूं कि भाई साहब तुम तो सीरोटोनिन बनाओ। अगर वो सीरोटोनिन बनाएंगे, सिक्रीट करेंगे इस पूल के अंदर, बाहर से स्विमिंग पूल के अंदर जो नेचुरल तरीके से जब सीरोटोनिन आना शुरू हो जाएगा, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं। उस दरमियान हम क्या कर सकते हैं, मेडिसिन को हटा सकते हैं, मेडिसिन को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन तब जब हमारे ब्रेन का जो इम्बैलेंसिंग क्रिएट करने वाला जो फैक्टर है, वो फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर इम्बैलेंसिंग क्रिएट करने वाला फैक्टर मतलब जो रूट है, जो जड़ है, उस जड़ को अगर हम नहीं हटाएंगे तो ये केमिकल इम्बैलेंसिंग होता रहेगा। तो आपको बाहर से कोई ना कोई ऐसा एजेंट यूज करते रहना पड़ेगा जो आपकी इम्बैलेंसिंग को क्या करे, मेंटेन करे, इस इम्बैलेंसिंग को सही करे। मतलब कुछ ना कुछ मेडिसिन, दवा हमें यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसको हटाना चाहता हूं, तो मुझे अगर इसको हटाना है, इस इनिबिशन को हटाना है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। ये सही कैसे होगा, ये थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है कि ये जो केमिकल इम्बैलेंसिंग किस कारण से होती है कि हमारा जो सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स है, उन न्यूरॉन्स का क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। अब न्यूरॉन्स का इन्फ्लामेशन हो जाए तो फिर सेरोटोनिन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब अगर मात्रा बढ़ानी है तो इन्फ्लामेशन को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। अब इन्फ्लामेशन कब सही होगा, जिस वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन कब होता है, जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब क्रिएट होता है, इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन को कम करना है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों क्रिएट होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इसलिए क्रिएट होता है जब हमारे ब्रेन के अंदर जो फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट जो मैकेनिज्म है वो मिसमैच हो जाती है। अब फ्री रेडिकल्स एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म कब मिसमैच होती है, जब हमारा ब्रेन जो है वो ओवर थिंकिंग में जाता है। मतलब आपका जो ब्रेन है वो रुक नहीं रहा, वो कंटिन्यूसली लगातार चले जा रहा है। अच्छा, ब्रेन जब चलता है तो उस दरमियान फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं, और जब ब्रेन रिलैक्स होता है तो वो जो फ्री रेडिकल्स उन सबको क्या कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म जो है उसका बैलेंस होना। लेकिन मान लीजिए कि आपका ब्रेन 24 घंटे चल रहा है, तो फ्री रेडिकल्स कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता जा रहा है, मतलब ब्रेन के अंदर टॉक्सिन्स है वो तो कंटिन्यूसली पैदा होता जा रहा है। उस टॉक्सिन्स को साफ करने वाली जो मैकेनिज्म है उसको मौका ही नहीं मिल रहा कि वो साफ कर दे। अगर उसको मौका नहीं मिल रहा कि साफ कर दे तो आपके ब्रेन के अंदर टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ेगा, जो कि न्यूरोनल इन्फ्लामेशंस करवाती है। उसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है, जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, उनका लेवल क्या होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। तो वो जो न्यूरॉन्स जो न्यूरोकेमिकल बना रहा है वो केमिकल का लेवल भी क्या कम होगा, वो कम हो जाएगा, इंबैलेंसिंग हो जाएगी। और जब वहां पर इंबैलेंसिंग होगी तो फिर आपको मेडिसिन खानी ही पड़ेगी, दवा आपको लेनी पड़ेगी। अच्छा, दवा से आपको एंजाइटी के जो सिम्टम्स है वो थोड़े बहुत आपको क्या मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे परमानेंटली आराम चाहिए, मुझे मेडिसिन से मुक्ति चाहिए, तो मुझे ये जो पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, जिसका रूट मैकेनिज्म है कि हमारे दिमाग में क्या चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है। और ये ओवर थिंकिंग क्यों चल रही है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं। तो हमें इन पैटर्न्स को सही करना पड़ेगा, और जब तक ये पैटर्न सही नहीं होंगे तब तक ये पूरा चेन चलता रहेगा। और इस पूरे चेन का जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो फाइनल आउटकम है, उस आउटकम को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, बाहर से कुछ ना कुछ एजेंट्स यूज करने पड़ेंगे इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन। और अगर मैं मेडिसिन यूज नहीं करना चाहता और मैं एंजाइटी से हमेशा के लिए परमानेंटली बाहर निकलना चाहता हूं, तो मुझे इसका एकदम जो रूट मैकेनिज्म, जो मेरे अंदर जो नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए, उन पैटर्न्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। और पैटर्न्स को सही करने के लिए हमें सीबीटी के हेल्प की जरूरत पड़ती है, सीबीटी की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। अच्छा, यहां पर पैटर्न्स क्या है, यहां पर ओवर थिंकिंग क्यों है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक रियल केस से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जिन्होंने अपना ये स्टोरी बताया, उनका ये स्टेटमेंट था कि सर मुझे आज तक वैसा जीवन नहीं मिला जैसा मैं चाहता था, मुझे आज तक वैसा जीवन नहीं मिला जैसा मैं चाहता था। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बड़ा ही नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये बड़ा ही पेसिमिस्टिक स्टेटमेंट है। कैसे, समझने की जरूरत है कि मेरी चाहत तो थी कि मुझे 10 स्टैंडर्ड का जीवन मिले, लेकिन मुझे जो मिला वो 5 स्टैंडर्ड का जीवन मिला। मतलब मैं जो अपने आप को देखना चाह रहा था कि मुझे जो जन्म मिले तो वो कोई ऐसे घर के अंदर मिले, मैं अगर बड़ा हूं तो ऐसे घर के अंदर बड़ा हूं, मेरे फादर मदर कुछ ऐसे होने चाहिए थे, मेरे जो भाई बहन है, मेरे आसपास के लोग हैं वो ऐसे होने चाहिए थे, मेरी सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए थी, मेरे स्कूल ऐसा होना चाहिए था, मेरा कॉलेज ऐसा होना चाहिए था, मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए था। लेकिन सर मुझे वैसा कुछ भी नहीं मिला। मतलब मेरे दिमाग के अंदर तो है 10 स्टैंडर्ड का जीवन, 10 पॉइंट वाला जीवन चाहिए था, और मुझे मिला कितना, 5 पॉइंट का जीवन। तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, मतलब जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है,
उसके साथ साथ पैरेलली मेरे दिमाग के अंदर एक और दुनिया चल रही है, एक और स्टैंडर्ड की दुनिया चल रही है जो रियलिटी से मैच नहीं करती। अब जब वो रियलिटी से मैच नहीं करती तो मेरे अंदर हमेशा 5 का खालीपन बना रहेगा, और ये जो 5 का खालीपन है ये कभी मुझे आनंद महसूस नहीं करने देगा, ये कभी मुझे सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील नहीं करने देगा, ये कभी मुझे मस्ती महसूस करने नहीं देगा। ये जो 5 का खालीपन है ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने सोच रखा था कि मेरे को 95% चाहिए और उसको 90% मिल गए मार्क्स। मतलब सोचा तो था कि 95% मिले और 95% मिलेंगे तभी जिंदगी में मजा है, लेकिन उसको 95 की बजाय 90 मिल गया। अब 90 भी बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि दिमाग में स्टैंडर्ड 95 का सेट था और मिला कितना 90, तो 5 यहां पर कम है। तो यहां पर 90 मिलने के बाद भी 5 का खालीपन है, और यही जो खालीपन है ये हमारे भीतर एक अशांति पैदा करता है। ये जो खालीपन है ये हमारे भीतर एक कमी पैदा करता है, ये हमारे अंदर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन क्रिएट नहीं होने देता। तो यहां पर ये जो 10 स्टैंडर्ड का जीवन चाहिए था ये 5 स्टैंडर्ड का मिला। मतलब जैसा मैं अपने आसपास के लोगों को देखना चाह रहा था, जिस तरह के जीवन चाह रहा था, जिस तरह की जॉब चाह रहा था, जिस तरह की डिग्री चाह रहा था, जिस तरह के बच्चे चाह रहा था, जिस तरह का लाइफ पार्टनर चाह रहा था, वो मुझे नहीं मिला सर। मैं जैसी जिंदगी चाह रहा था वैसी जिंदगी नहीं मिली। तो अब यहां पर गड़बड़ क्या होती है कि चाहत तो ये थी, मिला ये, तो अब यहां पर गड़बड़ क्या होती है कि हम अपने इस पार्ट को छोड़ नहीं पाते जो हमें मिला। अब उस मिले के साथ में अगर हम हो जाते तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत क्या है कि हमने ये सोचा हुआ था। अब पूरी दुनिया ये सोचती है, हर कोई अपने हिसाब से अपने जीवन को प्लान करता है, लेकिन सारे जो लोग हैं वो तकलीफ में नहीं जाते, सारे जो लोग हैं वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में नहीं जाते, सारे जो लोग हैं वो एंजाइटी में नहीं जाते, सारे जो लोग हैं वो ट्रीटमेंट में नहीं जाते। सोचते तो सब लोग हैं, प्लानिंग तो सब लोग ही करते हैं। अच्छा, प्लानिंग मिलने और ना मिलने के चांसेस गड़बड़ वाले हैं, मिल भी सकता और ना भी सकता, लेकिन ना मिलने के चांसेस ज्यादा है। अब ना मिलने के चांसेस ज्यादा है तो क्या सारी दुनिया परेशान होती? नहीं, सारी दुनिया परेशान नहीं होती। गड़बड़ कहां आती है? गड़बड़ यहां आती है कि जो हमें मिला हमें उस मिलने के साथ चले जाना चाहिए था, उस मिले के साथ में आ जाना चाहिए था, उस मिले को स्वीकार कर लेना चाहिए था, लेकिन हम अपने दिमाग की जो कहानी है उस कहानी को छोड़ नहीं पाते। ये जो दिमाग का जो स्टैंडर्ड बना हुआ है, जो दिमाग के अंदर जो जीवन को लेके एक नजरिया बना हुआ है, हम उस नजरिए को छोड़ नहीं पाते। इसी न छोड़ पाने की वजह को क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव रिजिडिटी बोलते हैं। ये जो कॉग्निटिव रिजिडिटी है यही कारण है सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का। ये जो कॉग्निटिव रिजिडिटी का मतलब जो जैसा मैंने सोच रखा है ना, जो जैसा मैंने अपने दिमाग के अंदर प्लान बना रखा है, जो मैंने सोच रखा है, उसको मैं छोड़ नहीं पा रहा। और जब मैं इसको छोड़ नहीं पाता तो मैं जो मिला उसके पास जा नहीं पाता, जो मिला उसके पास जा नहीं पाता, जो सत्य है उसके पास जा नहीं पाता, उसको स्वीकार नहीं कर पाता। और जब मैं सत्य को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं उस सत्य से जुड़ भी नहीं पाऊंगा, और जब जुड़ नहीं पाऊंगा तो वो सत्य मुझे आनंद नहीं देगा, मजा नहीं देगा, मस्ती नहीं देगा, वो मुझे खुशी नहीं देगा। खुशी मुझे कब मिलेगी? जब मुझे मेरे अकॉर्डिंग मिले, जबकि मेरे अकॉर्डिंग तो लाइफ है ही नहीं। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव रिजिडिटी बोलते हैं। अच्छा, ये कॉग्निटिव रिजिडिटी का मतलब क्या है? जो 95 का प्लान दिमाग में बना हुआ है उस 95 के प्लान को छोड़ न पाना। और फिर हम यहां पर कोशिश क्या करते हैं? हम यहां पर यह कोशिश करते हैं कि जो हमें 5 मिला इसको हम कैसे 10 कर सकते हैं, इसकी कोशिश में लग जाते हैं। जैसे पार्टनर मिला, उस पार्टनर को पूरी तरह से चेंज करने में लग जाते हैं, उसके ऊपर हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस थोपने लग जाते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, घर वालों का ऐसे होना चाहिए, स्कूल वालों का ऐसा होना चाहिए, कॉलेज वालों का ऐसा होना चाहिए, ऑफिस वालों का ऐसा होना चाहिए। सब लोगों को अपने अकॉर्डिंग उनको बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, जो कि वो नहीं बन सकते। जो जैसे हैं वो प्राकृतिक तौर पर वैसे ही हैं, परिस्थिति बस बने हैं, लेकिन हम उनको अपने अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। और वो कोशिश कभी सफल नहीं होती, और सफल नहीं होती तो दिमाग लगातार कोशिशें करने में लगा रहता है, जिसके कारण हम किस में चले जाते हैं? ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। और यही ओवर थिंकिंग जो है हमारे दिमाग के अंदर, जो दिमाग को 24 घंटे चलाती है, उसके कारण से हमारा जो फ्री रेडिकल्स, जो टॉक्सिन क्लियरिंग जो मैकेनिज्म है वो गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण हमारे दिमाग के अंदर ये केमिकल इंबैलेंसिंग होती है, और उसके कारण हमारे अंदर एंजाइटी पैदा होती है। तो अगर हम अपनी इस एंजाइटी से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी इस मैकेनिज्म्स को खत्म करना चाहते हैं, तो हमें हमारा जो कॉग्निटिव रिजिडिटी वाला पार्ट है। अच्छा, कॉग्निटिव रिजिडिटी भी क्यों क्रिएट होती है? कॉग्निटिव रिजिडिटी भी इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि हम सभी खुशी चाहते हैं अपनी जिंदगी में, हम सभी मजा चाहते हैं अपनी जिंदगी में, हम सभी आनंद चाहते हैं। हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बना होता है कि अगर ये 10 स्टैंडर्ड का मिलेगा ना तो ही खुशी मिल सकती है,
नहीं तो खुशी नहीं मिल सकती। इसीलिए हम इस 10 के ऊपर क्या होते हैं, टिके हुए रहते हैं। मेरा यह मानना है कि 95% मिलेगा ना तो ही जिंदगी में मजा है, 95 से कम में कोई मजा नहीं है। यह चीज मुझे 95 पर रोके रखती है, यह चीज मुझे 95 पे स्टक रखती है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। आपके चाहे 90 आए, चाहे 95 आए, चाहे आपके 60 आए, चाहे 70 आए, चाहे 80 आए, उन सब के अंदर मजा है, क्योंकि मजे का क्राइटेरिया अलग है, मजे की चीजें अलग है। लेकिन जब हम इस चीज को नहीं समझ पाते, मुझे यूं लगता है कि ये होगा ना तो ही हो सकता है, ये होगा तो ही जीवन बढ़िया चल सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारा ये जो सोचने का तरीका, हमारा जो चीजों को इवेलुएट करने का जो ये कॉग्निशन है ना, ये कॉग्निशन हमारा गड़बड़ है। यहां पर हमें अपने आप से प्रश्न पैदा करना पड़ेगा कि क्या 95% वाले ही लोग जिंदगी में मजा कर रहे हैं? अगर हम अपने आप को देखेंगे, मेरे पास में एविडेंस क्या, प्रूफ क्या मेरे पास में कि 95% वाले ही मजे करते हैं? जब मैं इसका एविडेंस ढूंढता हूं, जब मैं इसका प्रूफ ढूंढता हूं, तो मुझे पता चलता है कि नहीं, 90% वाले भी मजे कर रहे हैं, 80% वाले भी मजे कर रहे हैं, 70 वाले भी मजे कर रहे हैं, 60 वाले भी मजे कर रहे हैं, मतलब सारे मजे कर रहे हैं। मतलब मजे करने का मतलब 95% नहीं है। जब मेरे पास में कोई एविडेंस नहीं है, तो मैं इस जो हाइपोथेसिस जो मेरे दिमाग के अंदर बनी हुई है कि 95% के अंदर ही मजे हैं, ऐसा नहीं है। जब मैं इसको रिजेक्ट करता हूं तो ही मेरी कॉग्निटिव रिजिडिटी, मतलब मैं इसको छोड़ पाता हूं, मैं 90 के पास में आ पाता हूं, 90 के साथ में मैं क्या हो पाता हूं, खुश हो पाता हूं। मतलब मेरे दिमाग में जो कहानी बनी हुई है कि 95 में ही खुशी मिल सकती है, ऐसा नहीं है, 90 में भी खुशी मिल सकती है, 90 में भी खुशी मिलती है। जब इस थॉट प्रोसेस के साथ में मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता हूं तो मैं इसको छोड़ पाता हूं, मतलब अपनी कॉग्निटिव रिजिडिटी को तोड़ पाता हूं, ब्रेक कर पाता हूं, और इस कॉग्निटिव रिजिडिटी से मैं 5 पर आ पाता हूं, 5 के अंदर खुश हो पाता हूं। मतलब जो मिला उसी के अंदर खुश हो पाता हूं, जो पा लिया उसी को पर्याप्त समझ पाता हूं। तो ये तभी हो पाता है जब मैं बार बार अपना जो थॉट प्रोसेस है, अपना जो बिलीफ बना हुआ है चीजों को लेके, उस बिलीफ को मैं क्या करता हूं, चैलेंज करता हूं, ब्रेक करता हूं। जब मैं चैलेंज करता हूं, ब्रेक करता हूं, जब मैं 10 से 5 जो मिला उसी के साथ में खुश हो जाता हूं, तो फिर मेरा 5 को 10 बनाने की कोशिश खत्म। जब कोशिश खत्म तो दिमाग क्या हो गया, शांत हो गया। दिमाग शांत हो गया, ओवर थिंकिंग खत्म हो गई, तो जो ब्रेन के जो टॉक्सिन क्लियर करने की जो मैकेनिज्म है वो नॉर्मली काम करने लग जाएगी। नॉर्मली काम करने लग जाएगी तो हमारे ब्रेन के अंदर टॉक्सिन्स का लेवल नहीं बढ़ेगा, तो न्यूरॉन्स का इन्फ्लामेशन नहीं होगा, तो न्यूरॉन्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ी आएगी, तो सेरोटोनिन खूब सारा रिलीज होगा, और सेरोटोनिन खूब सारा रिलीज होगा तो दिमाग में खुशी के रसायन की कमी नहीं आएगी, तो हमें बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील होगा, बहुत ज्यादा आनंद महसूस होगा, बहुत ज्यादा मस्ती महसूस होगा। तो बेसिकली हमें हमारा जो रूट कॉज है, जो कॉग्निटिव रिजिडिटी, उसको कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी में कन्वर्ट करने की जरूरत है। तब भी हम ये जो एंजाइटी का किला है, इस किले को भेद पाएंगे, इसको जिंदगी भर के लिए हम मिटा पाएंगे। और एक बार हम इस चीज को करने में सफल हो गए, अगर एक बार इस चीज को प्राप्त करने में, अचीव करने में अगर हम सफल हो गए, तो एंजाइटी कभी हमें छू भी नहीं पाएगी, हमसे हमेशा दूर रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने एंजाइटी, पैनिक, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, OCD, इन सबको हम कैसे पूरी तरह से मिटा सकते हैं, कैसे हम अपनी मेडिसिन को धीरे धीरे रिड्यूस करके बंद करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर एक पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से टाटा बाय बाय बोलने में मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय